गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अभी तक हमने विभिन्न प्रकार के रेशे जिसमें प्राकृतिक और मानवकृत, साथ ही उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी उनके गुण या विशेषताएं और रेशों के सामान्य गुणों के बारे में जाना। अब हम इसकी सेकंड स्टेप यानी वस्त्र निर्माण की सेकंड स्टेप की जब हमको रेशा मिल जाता है, रेशा प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उससे हम यान कंस्ट्रक्शन या सूत का निर्माण कैसे करते हैं। जो सूत निर्माण की विधि है वो कहलाती है स्पिनिंग या कताई। विभिन्न प्रकार के रेशों के लिए विभिन्न प्रकार से कताई की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आज हम जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर बात करेंगे वो है कताई या सूत निर्माण। जैसा कि हम सबको विदित है, वस्त्र सभ्यता का प्रतीक होता है और वस्त्र निर्माण के लिए सूत कातना या सूत को कातना या स्पिनिंग की प्रक्रिया का होना आवश्यक है। प्राचीन समय से ही सूत कातने का कार्य संपादित होता रहा है। टोकरी, चटाई और रस्से तैयार करने के लिए रेशों में ऐंठन दी जाती है और प्राचीन काल में भी अनेक देशों में सभ्यता और संस्कृति के विकास होने का प्रमाण मिलता है, जिसमें सुंदर वस्त्रों का निर्माण होता था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई में कताई और बुनाई के कई अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। साथ ही कुछ तांबे और अन्य धातु के बने कताई के पहिए, सुई और अन्य औजार प्राप्त हुए हैं, जो उस समय में भी कताई होने की पुष्टि करते हैं। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि यान कहते किसे हैं। व्हाट इज यान या सूत क्या है? तो वस्त्र निर्माण के तंतुओं के लिए अविरल धागे या लंबे तंतु को लपेटकर और ऐंठन देकर उपयुक्त दो सूत या धागे को सूत कहा जाता है। ठीक है, यानी हमें जितने भी प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं वो उनकी लंबाई अलग अलग होती है। कोई 1 इंच का होता है, कोई आधा इंच का होता है। किसी को मानवकृत रेशे हैं, उनको हम अपनी मन इच्छा अनुसार उसकी हम लंबाई फिक्स कर देते हैं। सिल्क का रेशा है वो बहुत लंबा होता है, लेकिन कॉटन का जो रेशा है वो इतना लंबा नहीं होता। ऊन का रेशा भी हमको 1.5 से 2.5 इंच तक लंबा मिलता है। तो सबकी लंबाई अलग अलग होती है। जब इस रेशे को हम ऐंठन देते हैं, कुछ मिला लेते हैं, कुछ रेशों को, एक से अधिक रेशों को मिला करके ऐंठन देकर या विभिन्न प्रक्रियाओं से जो हम तैयार होता है उसको हम कहते हैं सूत। ठीक है, हालांकि सूत निर्माण की प्रक्रिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, अलग अलग रेशों के लिए अलग अलग प्रकार से की जाती है। तो आपको सूत की परिभाषा आई होप समझ में आ गई है कि वस्त्र निर्माण के तंतुओं के लिए अविरल धागा या लंबे तंतु को लपेटकर और ऐंठन देकर उपयुक्त दो सूत या धागे को सूत या यान कहा जाता है। कताई की प्रक्रिया में तंतुओं के समूह को खींचकर और ऐंठन देकर मजबूत बनाया जाता है और एक अविरल सूत बनाया जाता है। प्रारंभ में और आज भी कताई का कार्य हाथ से किया जाता है। जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, प्राकृतिक जो रेशे हैं, जैसे उनको हम तकली और चरखे की सहायता से ऊन, रेशम और कपास की कताई करके सूत का निर्माण करते हैं। सूत ही वस्त्र की विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। तंतुओं का प्राकृतिक स्वरूप इस सूत निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। साथ ही तंतुओं को सूत बनाने में तथा सूत से वस्त्र बनाने में जिस कुशलता और विविधता से इसका उपयोग किया जाता है, वही वस्त्र की गुणात्मकता को भी प्रभावित करता है, यानी वस्त्र के गुणों को प्रभावित करता है। लगभग सभी प्रकार के वस्त्र निर्माण से पहले सूत निर्माण का कार्य किया जाता है। सूत निर्माण किन किन रूपों में किया जाता है? देखिए, सबसे पहला तरीका है उसका एक साथ ऐंठन देने के लिए तंतुओं की संख्या। वो एक से अधिक हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, डिपेंड करता है कि उस तंतु की मोटाई कितनी है। तो पहला तरीका है उसका एक साथ
ऐंठन के लिए तंतुओं की संख्या। दूसरा है बिना ऐंठन दिए लंबे तंतु या फिलामेंट। जैसे हम रेशम की बात करते हैं जिसमें तंतु की लंबाई बहुत अविरल होती है, बहुत कई मीटर्स में उसकी लंबाई होती है और उसको हमको ऐंठन देने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार से ऐंठन दिए हुए लंबे तंतु या फिलामेंट, कुछ लंबे तंतु तो लंबे हैं लेकिन उनको हम ऐंठन भी देते हैं और उनसे फिलामेंट या सूत तैयार करते हैं। नेक्स्ट जो इसका एक प्रकार है एक रेशीय यानी मोनोफिलामेंट, जिसमें ऐंठन दी हुई हो या बिना ऐंठन वाला हो। यानी सिंगल रेशा हम काम में ले रहे हैं लेकिन उसमें हम ऐंठन भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और एक है एक या अधिक लंबी कटी हुई पट्टियां, जिसको स्ट्रिप्स बोलते हैं, जो प्राकृतिक या पॉलीमर यानी आर्टिफिशियल फाइबर्स जो हमारे कागज, धातु की चद्दर आदि जो वस्त्र निर्माण के काम में ली जाती है। मेटल फॉइल्स को भी वस्त्र निर्माण के काम में लिया जाता है। तो इन रूपों में हम सूत का निर्माण करते हैं रेशे से। अब बात आती है टाइप्स ऑफ स्पिनिंग की या कताई के प्रकार की। तो जो कताई है उसको मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला होता है उसका यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि से सूत की कताई करना, और दूसरा होता है एक रासायनिक विधि। ठीक है, यदि हम यांत्रिक विधि की बात कहें तो इसमें दो तरीके हैं, एक परंपरागत और सामान्य। और यदि हम रासायनिक विधि की बात करें तो इसमें तीन विधियां आती है, गीली विधि, शुष्क विधि और पिघलाना विधि, वेट, ड्राई एंड मेल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि से में मानवकृत दीर्घाकार तंतु से सूत का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी फॉर आर्टिफिशियल फाइबर्स। इसमें घोल को, जो भी हमारा रसायन है उनको मिलाकर के उसके घोल को सुई की नोक के आकार के सूक्ष्म छिद्रों वाले स्पिनरेट में से गुजारा जाता है। स्पिनरेट क्या होता है? ऐसा उपकरण है जिसमें बहुत सारे छिद्र बने होते हैं और उन सबका व्यास एक समान होता है, और वो उसका व्यास हम किस हिसाब से रखते हैं, जितना हमको तंतु की मोटाई रखनी है। तो उस घोल को इन स्पिनरेट में से गुजारा जाता है। सूत का व्यास तथा सूत में तंतुओं की संख्या आवश्यकतानुसार रखी जाती है। स्पिनरेट के छिद्र की सूक्ष्मता पर सूत की महीनता निर्भर करती है। सूत की लंबाई और आकार आवश्यकतानुसार रखा जाता है। सूत बाहर निकलने पर सूख जाता है, जिसे बटकर यानी ऐंठन देकर स्पूल पर लपेट दिया जाता है। लघु आकार का बनाने के लिए तंतुओं को काट लिया जाता है। साधारण तौर पर सूत एक रेशीय होता है और बहुरेशीय बनाने के लिए दो या अधिक रेशों को बटकर तैयार किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो अपने ऊपर मैंने आपको बात कही कि रासायनिक कताई के तीन प्रकार हैं, तो कौन कौन सी है? गीली, शुष्क और पिघलाना विधि। तो गीली कताई जो है उसमें जब तंतुओं को गीली अवस्था में उनसे यदि कताई की प्रक्रिया की जाए, उसके पश्चात उस सूत को सुखाकर स्पूल पर लपेट लिया जाए, तो वो गीली कताई प्रक्रिया कहलाती है। दूसरी होती है शुष्क कताई। तो शुष्क कताई में घोलक यानी सॉल्वेंट, जिसके अंदर उसको घोला जा रहा है रासायनिक पदार्थों को, उसका वाष्पीकरण कर दिया जाता है। तो सॉल्वेंट को, जिसमें पदार्थ में हम रसायनों को घोल रहे हैं, उसको हम वाष्पीकृत कर देते हैं। और सूत को, जो बचा हुआ सूत है, उसको हम गर्म हवा के बीच में से गुजारते हैं और उससे हम कताई की प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो ये है गीली कताई। तीसरी है पिघली कताई या मेल्ट स्पिनिंग। तो इसमें नायलॉन जैसे कृत्रिम रेशों के घोल को पिघलाकर स्पिनरेट के छिद्रों में से गुजारा जाता है। अगर आपको याद हो तो नायलॉन के अंदर हमने कहा था कि हम उसके फ्लेक्स बना लेते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, और फिर हमको जब उससे कताई करनी है, जब हमको उससे यार्न बनाना है, सूत बनाना है, तब हम उसको पिघला करके स्पिनरेट के छिद्रों में से गुजारते हैं। ठंडा होने पर यह सख्त हो जाता है और इसे फिर हम स्पूल पर लपेट लेते हैं। इसी प्रक्रिया को हम पिघली कताई कहते हैं। ठीक है, ये थी हमारी रासायनिक कताई की विधियां। अब हम बात करते हैं यांत्रिक विधि की, मैकेनिकल विधि की। तो यांत्रिक विधि को भी हम दो भागों में हमने विभाजित किया था। पहला था एक परंपरागत विधि और दूसरा था सामान्य यांत्रिक विधि।
जो परंपरागत विधि है जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल मेथड, इसको हम पुनः दो प्रकारों में बांटते हैं। और बहुत कॉमन मेथड्स हैं, अगर आपने नाम सुना हो तो, जैसे गांधी जी हमारे सूत निर्माण का कार्य करते थे चरखे के द्वारा। और इसी प्रकार का एक और उपकरण है जो है तकली कहलाता है, वो तो स्पेंडल बोलते हैं उसको। तो दो तरीके हैं परंपरागत विधि में, तकली द्वारा और चरखे द्वारा। तो तकली द्वारा कताई करने की प्रक्रिया में क्या होता है, प्रारंभ में सूत की कताई का कार्य जैसा कि हम जानते हैं हाथों से ही संपादित होता था। और कताई प्रक्रिया की ये सबसे पुरानी कला है जिसको पहिए के आविष्कार के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे पहिए ने हमारे जीवन को गति दी, उसी प्रकार से इन दोनों उपकरणों ने हमको वस्त्र पहनना सिखाया या वस्त्र बनाना सिखाया। पूर्व में कताई सिर्फ उंगलियों के बीच में रखकर बल देने से की जाती थी, यानी उंगलियों से हम उसको ऐंठन दे देते थे और उसी से हम वस्त्र का निर्माण करते थे। बल देने पर सूत जब लंबा हो जाता है तब तक खुले सिरे को पत्थर पर बांधकर वजन डाल दिया जाता था। और इस प्रक्रिया से सामान्यतः लिनन और ऊनी रेशों को सूत का रूप दिया जाता था, किंतु सूती लघु तंतु को आपस में चिपकाने के लिए थोड़ा नम करना आवश्यक होता है। तकली का आविष्कार भारत में हुआ है, जिससे आज भी ऊनी, रेशमी और सूती रेशों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कताई करने की यह सरलतम विधि होती है। यह लोहे का या पीतल का गोल टुकड़ा होता है जिसके मध्य में लोहे की पतली, चिकनी और लगभग 7 इंच लंबी छड़ लगी रहती है। छड़ी के ऊपर के भाग में एक हुक होता है जिसके मध्य में लोहे की पतली, चिकनी और लंबी छड़ लगी रहती है। छड़ी के ऊपर के भाग में एक हुक होता है जिसके मुड़े हुए भाग तंतुओं को पकड़ता है। काटने वाला व्यक्ति तंतुओं को खींचकर तकली को घुमाता जाता है और ऐंठन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और सूत तैयार हो जाता है, जिसको स्पूल पर लपेट लेते हैं। ठीक है। दूसरी जो विधि है वो है चरखे द्वारा। तो भारत में तकली के अतिरिक्त चरखे का उपयोग कई वर्षों से होता रहा है और जितने भी हैंडीक्राफ्ट हैं, हस्तकला केंद्रों में हाथ से काम लेने वाले चरखे का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त विद्युत से चलने वाले चरखे भी काम में लिए जाते हैं, क्योंकि अब विज्ञान का इतना प्रगति हो गई, इतना विकास हो गया है, तो ये कार्य हम आजकल इलेक्ट्रिक चरखों से करते हैं। और यदि हम देखना चाहें तो आज भी वनस्थली जो जगह आप लोगों ने नाम सुना होगा, महिला शिक्षा केंद्र वहाँ पर है, और वहाँ पर जो पहले जो इसके संस्थापक रहे हैं वो भी, वहाँ पर उनकी एक सिस्टर थी, वो इस चरखे का उपयोग करती थी और सूत काटती थी। वो गांधी जी के जीवन से बहुत प्रेरित थी। आज भी वहाँ पर आपको वो ओरिजिनल चरखा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये दो विधि है जो कि हमारी परंपरागत या कन्वेंशनल मेथड्स कहलाते हैं। यांत्रिक विधि में ही जो सेकंड तरीका है वो है सामान्य यांत्रिक विधि, यानी जनरल मैकेनिकल प्रोसेस। सूत का निर्माण एक ही स्थान या मिल में होता है जहां वस्त्र निर्माण का कार्य भी किया जाता है। कई बार मिल या प्लांट में सिर्फ धागे का निर्माण कार्य होता है, यानी यार्न का। सूत या धागे का निर्माण प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण है। सूत का निर्माण तंतु की कच्ची अवस्था पर निर्भर करता है। सूती यानी कॉटन में से बीज हटाकर बंडल के रूप में मिल तक पहुंचाते हैं। और रुई में, जैसा कि अपन ने पहले जब कॉटन पढ़ा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब हम कॉटन इकट्ठी करते हैं, जब कपास इकट्ठी करते हैं तो उसमें धूल, मिट्टी और पत्तियां आदि मिले हुए रहते हैं। इसी प्रकार से कच्ची ऊन फ्लीस के रूप में छटाई कक्ष में पहुंचती है और ऊन में भी चिकनाई, धूल, वनस्पति अवशेष आदि मिले रहते हैं। इसी प्रकार से कच्ची लिनन को गलाने के पश्चात तनने से तंतुओं को अलग कर लिया जाता है, जैसा जूट में भी होता है। इसी प्रकार से कच्ची सिल्क को कोकून पर से निकालकर लच्छी के रूप में लपेट लिया जाता है। इस पर सिरेनिन नामक गोंद चिपका रहता है। सिल्क के लंबे रेशों में कताई की आवश्यकता कम होती है, किंतु छोटे रेशों को कताई करके सूत बनाया जाता है।
मानवकृत तंतुओं को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। लंबे रेशे या फिलामेंट को सिल्क के समान ही साफ कर वस्त्र निर्माण के लिए काम में लिया जाता है। छोटे तंतुओं को ऐंठन देकर बुनाई के लिए तैयार किया जाता है। और मानवकृत रेशों को प्राकृतिक रेशों की अपेक्षाकृत कम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम मन इच्छानुरूप हम उसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ है उनको हम मिला करके घोल तैयार करते हैं, उसको हम स्पिनरेट से गुजारते हैं, समटाइम्स हम उसके फ्लेक्स बना करते हैं, उसको पिघला कर अपनी मन इच्छानुसार उसको स्पिनरेट से गुजार कर मन वांछित धागा प्राप्त कर लेते हैं। बनावट अगर हम इसकी बात करें तो सामान्य यांत्रिक विधि सभी प्रकार के तंतुओं के लिए समान होती है। प्रक्रिया के द्वारा विशिष्ट प्रभाव यानी खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। मिल में अनेकों प्रकार की मशीनों की सहायता से धागा बनाने की प्रक्रिया की जाती है। एक ही कार्य के लिए बहुत सारी मशीनें लगातार कार्य करती रहती है। ऊनी, लिनन, सूती और सिल्क के लिए जो मशीनों का प्रयोग होता है वो भी अलग अलग होती हैं। प्राकृतिक तंतुओं की लंबाई सीमित होती है। जैसे कॉटन के जो लघु तंतु हैं वो 0.25 इंच से लेकर 1.5 इंच तक लंबे होते हैं। वहीं लिनन की औसतन लंबाई 18 से 20 इंच तक की होती है। और यदि हम मानवकृत रेशों की बात रेशों की बात करें तो उनको हम लघु रूप में काट लेते हैं और जिसकी लंबाई पूर्व निर्धारित होती है। सूत या धागा बनाने की प्रक्रिया विभिन्न तंतुओं के लिए समान नहीं होती, किंतु कुछ प्रक्रियाएं जो समान होती हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला होता है धुनाई और कंघी करना। ये सारी प्रक्रियाएं आप उसमें प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो भी अपन ने पढ़े थे कॉटन के और ऊन के और सिल्क के, उन्हीं वही वाले स्टेप्स हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला अपन ने देखा था कि धुनाई और कंघी करना। सूत निर्माण से पूर्व सभी तंतुओं को आपस में मिला दिया जाता है और उनको ब्लेंड या मिश्रित तंतु बनाने के लिए अन्य तंतुओं के साथ मिलाकर धागा बनाया जाता है। सूती, ऊनी, रेयॉन, सिल्क एसीटेट, नायलॉन और कुछ अन्य संश्लेषित रेशों को धुनाई और कंघी प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। धुनाई और कंघी करने की प्रक्रिया प्रत्येक मिल में तथा प्रत्येक तंतुओं की अलग अलग होती है। धुनाई करके तंतुओं को अलग अलग किया जाता है और एक पतली पट्टी नुमा परत बना दी जाती है। सूती तंतुओं में से धुनाई प्रक्रिया में गंदगी और छोटे तंतु अलग हो जाते हैं। ऊनी वस्त्र के लिए ऊनी तंतुओं को सिर्फ धुनाई करनी होती है जिसे हम कार्डिंग कहते हैं, किंतु वर्स्टेड ऊन में दोनों प्रक्रियाएं प्रयुक्त की जाती है, यानी कार्डिंग भी होगी और उसकी धुनाई भी होगी और उसकी कंघी भी होगी। ऊनी धागा बनाने के लिए 2-3 बार धुनाई करके पतली पट्टी बनाई जाती है और उसके बाद धागा या यार्न तैयार किया जाता है। वर्स्टेड वस्त्र बनाने के लिए कंघी करने के पश्चात ही लंबे रेशों को अलग कर लिया जाता है। मशीनों द्वारा लंबा रेशा बिना टूटे सावधानी पूर्वक निकालकर स्लीवर बना लिया जाता है। सभी सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कंघी छोटे तंतुओं को अलग कर लिया जाता है। दूसरी प्रक्रिया होती है गोंद हटाना। तो गोंद हटाने का कार्य किस पर होता है? कच्चे सिल्क पर से इस गोंद को हटाया जाता है जिसे सिरेसिन कहते हैं। सर्वप्रथम इसमें सिल्क को गर्म साबुन के पानी में भिगोकर गोंद को हटाई जाती है और उसके बाद तंतुओं को 2 समानांतर प्लेट्स के बीच में से निकालकर गोंद को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और शेष बचे छोटे तंतुओं से स्पन सिल्क का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें एक प्रक्रिया है धुलाई प्रक्रिया, इसको स्काउरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो प्राचीन समय से ही धुनाई प्रक्रिया होती आ रही है जो चिकनाई, गंदगी और बाहरी तत्वों को हटाने के लिए की जाती है। इस प्रक्रिया में तंतुओं को लगातार साबुन, सोडा ऐश तथा कई शोधक पदार्थों द्वारा विभिन्न तापक्रमों पर धोया जाता है, उनकी धुलाई की जाती है। ऊन की किस्म और जाति के आधार पर धुलाई प्रक्रिया अपनाई जाती है। रासायनिक घोलक पदार्थों के उपयोग द्वारा कोमल और नर्म तंतु
प्राप्त किए जाते हैं। एक और प्रक्रिया है कार्बनीकरण, जिसको हम कार्बोनाइजिंग बोलते हैं। तो कार्बनीकरण प्रक्रिया में वानस्पतिक अशुद्धियों को दूर किया जाता है। वानस्पतिक अशुद्धियों को हटाना अति आवश्यक होता है, अन्यथा यह कताई प्रक्रिया और उसके अलावा वस्त्र की बुनाई और रंगाई में भी अवरोधक बन जाते हैं। ऊन में यह यांत्रिक विधि द्वारा संपन्न होता है। कई तंतुओं में फ्लीस को तनु सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराते हैं और उसे फिर 200 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम तक गर्म करके उसमें से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। एक प्रक्रिया होती है ड्राइंग या ड्रॉ करना या खींचना। खींचने की प्रक्रिया में कई सिल्वर या पट्टियों को एक साथ समानांतर मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में तंतु अधिक मिश्रित रूप से लेते हैं। इसमें रोलर्स के 4 सेट होते हैं। पीछे वाले कुछ धीरे और आगे वाले तेज चलाए जाते हैं। रोलर्स की गति का समायोजन तंतु के व्यास और गुणात्मकता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मशीन से गुजरने के पश्चात रेशा तेजी से निकलता है। फिर है प्रक्रिया रोविंग की। ड्रॉ मशीन के समान ही रोविंग मशीन होती है। इस मशीन में भी रोलर लगे रहते हैं जिनमें सिल्वर या तंतु निकलकर अधिक पतले और समानांतर हो जाते हैं। रोविंग प्रक्रिया में 2 स्लीवर हो जाते हैं और इन स्लीवर को आपस में लपेटकर हल्की सी ऐंठन दे दी जाती है। यह धागा अधिक मजबूत होता है और मशीन से निकलकर बॉबिन पर लपेट दिया जाता है। ऐंठन देने के लिए फ्लायर की सहायता ली जाती है और रोविंग की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे हमें कोमल हल्के ऐंठन वाला धागा या यार्न प्राप्त होता है। फिर है लपेटना यानी रीलिंग। तो कच्चे सिल्क में लंबे रेशे होते हैं जिन्हें कोकून पर से उतारकर लपेट लिया जाता है और उसी को ऐंठन देकर हम सूत का निर्माण करते हैं। कई रेशों को मिलाकर ऐंठन देकर बॉबिन पर लपेट लेते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसमें रेशों को मिलाकर ऐंठन दी जाती है, थ्रोइंग कहते हैं और थ्रो करने की मशीन को थ्रस्टर की नाम से जाना जाता है। रेयॉन, नायलॉन, एसीटेट, ग्लास और अन्य संश्लेषित तंतुओं को फिलामेंट प्लाई, सूत, सख्त ऐंठन वाला वायल तथा क्रेप आदि तैयार करने में उपयोग होता है। इन सभी रेशों का तंतु लंबा होता है। और उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस कताई का। इस प्रक्रिया में लंबी पट्टियों को ऐंठन दी जाती है। ऐंठन देने का मुख्य उद्देश्य सभी तंतुओं को आपस में बांधना है, जिससे उनके खुले सिरे आपस में लिपटकर लुप्त या अदृश्य हो जाएं। साधारणतः यह माना जाता है कि जितनी ऐंठन अधिक होगी, धागा भी उतना ही मजबूत होगा। लंबे रेशों को अधिक ऐंठन की आवश्यकता नहीं होती है। सूती रेशे और स्टेपल या लघु तंतुओं में अधिक ऐंठन दी जाती है। हल्के और कम ऐंठन वाले तंतुओं में चमक और कोमलता अधिक होती है। वहीं कम ऐंठन वाले रेशों से बना वस्त्र सिल्क के समान कोमल और चमकदार बनता है और अधिक ऐंठन दिए हुए तंतुओं से क्रेप के समान वस्त्र तैयार होता है। ताने के धागों को अधिक मजबूत और ऐंठन वाला बनाया जाता है, क्योंकि ताने के धागों में बुनाई प्रक्रिया में अधिक तनाव रहता है और बाने के धागों से भरने का कार्य किया जाता है। ताने का धागा अधिक मजबूत होने के कारण शीघ्रता से नहीं टूटता। अधिकतर वस्त्र साधारण ऐंठन वाले सूत से ही तैयार किए जाते हैं। ऐंठन का माप प्रति इंच। कम ऐंठन, साधारण ऐंठन और अधिक ऐंठन के नाम से हम उसको विभाजित करते हैं। ऐंठन देने की दिशा निर्धारित की जाती है और ऐंठन मापने के यंत्र को ऐंठन गुणांक या ट्विस्ट काउंट कहते हैं। तंतुओं को 2 दिशाओं में ऐंठन देकर बनाया जाता है। एक दाईं ओर तथा दूसरा बाईं ओर घूमता है। दाईं ओर की दिशा देने के लिए सिल्वर को घड़ी नुमा घुमाया जाता है। इसी प्रकार से बाईं ओर ऐंठन देने से घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाया जाता है। दाईं ओर की पहचान Z अक्षर के ऐंठन से होती है और बाईं ओर घुमाकर ऐंठन देने को S आकार की संज्ञा दी जाती है।
व्यवहारिक दृष्टि से समझने पर बाने के सूत्र में दोहरी ऐंठन दी जाती है। बाना यानी जो समानांतर चल रहा है। क्रेप के कपड़े को 2x2 कहा जाता है क्योंकि उसमें 2s तथा 2z ऐंठन होती है। स्पन का सूत्र लघु तंतुओं को ऐंठन देकर तैयार किया जाता है और इसी कारण स्पन रेयॉन का निर्माण रेयॉन के लघु तंतुओं से किया जाता है। तो गर्ल्स, ये थी हमारी कताई के प्रकार और विभिन्न उसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।